Hello and welcome everybody to Veranda IAS. मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह and I welcome you all to a very next interesting session of Indian history. साथियों, आज के इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि भारत के अंदर आपने टीवी के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भारत के आर्टिस्टिक कला के ऊपर बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसको देख के आपका दिल गर्व से भर जाता है। ऐसे डांसेस जो आपके रुआंटे खड़े कर देते हैं, ऐसे डांसेस जो जिसमें आप अपने आप को थाम के बैठते हैं कि आगे क्या होगा, ऐसे डांसेस या ऐसे म्यूजिक जो आपके आंखों से आंसू ला देते हैं, जो बिना कुछ कहे बस अपने परफॉर्मेंस से आपके पास एक मैसेज पहुंचाते हैं, जो बगैर कुछ कहे आपके दिल को छू जाते हैं, जो बगैर कुछ कहे वो बातें कह जाते हैं जो आप कभी समझ नहीं पाते शायद। ऐसी कुछ कहानियों के बारे में आज हम जानेंगे, ऐसे ही कुछ रोमांचक टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे और आज का ये सेशन होगा साथियों ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इन द प्रीवियस सेशन कि आर्ट मतलब क्या, मतलब एक पर्टिकुलर तरीका जिसके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाया जा सके। विजुअल आर्ट्स मतलब पेंटिंग्स के माध्यम से एक मैसेज पहुंचाने की बात हो रही है। वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट मतलब कोई भी परफॉर्मेंस के माध्यम से जब आपको एक मैसेज पहुंचाने की बात आएगी तो हम उसे कहते हैं द परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब इसी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में जब मैं बात करूं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक हो जाता है म्यूजिक, क्योंकि साथियों आपने आए गए दिन देखा है और आप आज के समय पे तो बहुत ज्यादा लोग आप लोग म्यूजिक सुनते भी रहेंगे। तो म्यूजिक भी जो है ना, वो कुछ शब्दों का ऐसे संकलन है, कुछ शब्दों का ऐसे मिश्रण है जो जो ऐसे गहरी बातें कह जाती हैं जो आपकी आत्मा को, आपकी रूह को छू जाती हैं। कुछ ऐसे विचार आपके मन में डाल देती है जिन विचारों से शायद आप कभी वंचित रहे, वो उन विचारों को टटोल के चली जाती है। तो ये वही कहानी है जिसको आज हमने जाननी है। तो म्यूजिक का वही कला कैसे भारत के अंदर आया, कैसे आगे बढ़ा, कैसे हम उसे हमारे जीवन का एक ऐसा रिदम बना देते हैं जिस रिदम पे हमारा पूरा जीवन चलते रहता है। क्योंकि ये जीवन मेरे प्यारे साथी मित्रों, ये जीवन वो बांसुरी की तरह है जिसकी धुन में सब मोहित हो जाते हैं और उसी धुन से हमारा जीवन भी बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। तो आज हम उस म्यूजिक के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक अलग कहानी भी होती है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ही आती है, और वो म्यूजिक के अलावा नृत्य का सेगमेंट होता है, दैट इज द डांस। अब साथियों, ये जो डांस है, आप में से कई लोग डांस करते रहेंगे, अलग अलग तरीके के डांस करते रहेंगे। जैसे कि आज के टाइम में आप ले लीजिए, हिप हॉप ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, ठीक है, देन टेक्नो ले लीजिए। ये अलग अलग पता नहीं क्या क्या अलग अलग डांस है आज के टाइम में। बट जब हम इन्हीं डांस की बात करते हैं और जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में जनरली बात करते हैं, तो म्यूजिक मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्लासिकल म्यूजिक की बात करता हूं, और डांस मतलब मेरे कहने का मतलब है मैं क्लासिकल डांसेस की बात करता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरे म्यूजिक और डांस अच्छे नहीं है, अच्छे ही हैं। लेकिन जब हम भारत की सांस्कृतिक कला के बारे में जानते हैं साथियों, तो ये जो भारत का सांस्कृतिक कला है, ये कला कहीं ना कहीं वो उन सालों में उभरा जिन सालों में भारत की सांस्कृतिक धरोहर बसी है। आज से लगभग 3000 साल पहले से ये सब चीजें चल रही हैं भारत में। आज से लगभग 3000 साल से म्यूजिक भारत के अंदर है, जहां पर हमें लिखित एविडेंस मिला है। अगर मैं बगैर लिखित एविडेंस की बात करूं तो 3000 साल पहले से म्यूजिक है। मतलब अगर मैं जनरली बात करूं, 40,000 साल पहले से भारत के सब कॉन्टिनेंट में म्यूजिक है, क्योंकि स्टोन एज के टाइम पे हमें कम्युनिटी डांसेस दिखे।
और उन डांसेस को म्यूजिक के बगैर नहीं किया जा सकता था, ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो 40,000 साल पहले से म्यूजिक है। और यहाँ पर जब मैं डांस की भी बात कर रहा हूँ तो 40,000 साल पहले। लेकिन जब लिखित की बात करते हैं तो वैदिक एज के समय से ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग डांस फॉर्म्स और म्यूजिक फॉर्म्स प्रिवेलेंट थे। लेकिन ये जो डांस और म्यूजिक फॉर्म्स प्रिवेलेंट थे, ये जो है ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये अनऑर्गेनाइज्ड थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो क्या हुआ कि अलग अलग लोग जब कहते थे कि उनका म्यूजिक सही है और उनका डांस सही है, कोई कहता था ये मेरा ही डांस सही है, तुम्हारा डांस सही नहीं है। और उस जमाने में लोग जो नृत्य और संगीत करते थे, वो नृत्य और संगीत मेजरली डिवोशनल हुआ करता था। तो ये जो डिवोशनल हुआ करता था, इस नृत्य और संगीत में क्या हुआ कि इतने वेरिएशंस थे कि उसको साइंटिफिक तरीके से यूनिफाई करना बहुत जरूरी था। तो उस समय पे कहा जाता है कि भगवान ब्रह्म जो हैं, भगवान ब्रह्म एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है भरत मुनि। भगवान ब्रह्म जो हैं वो भरत मुनि के सपनों में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जो है ना, नृत्य और संगीत को एक दिशा देना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर भरत मुनि जो है ना, वो एक वर्क लिखते हैं जिसको कहा जाता है दी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। और इस नाट्य शास्त्र के अंदर वो जो भी नृत्य होते हैं, दैट इज डांस, जो भी म्यूजिक होता है, उसको ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक तरीके से करवाने का प्रयास करते हैं। मतलब वो लिखते हैं कि अगर आपको ये चीज करना है तो आपको ये चीज कैसे करना है। तो इस तरीके से उसके ऊपर बात करी गई। अब इसी में जब हम इन्हीं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, जो कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का कहीं ना कहीं प्रतीक है, तो यहाँ पर वो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई भारत की सांस्कृतिक धरोहर है क्या, इंडियन कल्चर क्या है। तो इंडियन कल्चर मतलब हम उन मूल्यों की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जो भारत के सिस्टम के अंदर गड़ा हुआ है, जो भारत के लोगों के दिलों के अंदर गड़ा हुआ है, जो भारत के रगों में चलता है, वो होता है भारत की सांस्कृतिक धरोहर। और ये जो कल्चर है वो प्राचीन समय से ही चलते आ रही है। जैसे हमारे खान पान का जो तरीका है, हमारे रहने का तरीका है, हमारा सभ्यता है, हम जो लोगों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो यूनाइटेड रहना चाहते हैं, ये सब चीजें, हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, कितने विविध हैं हम, कितने डाइवर्स हैं, येट यूनाइटेड हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। और इन्हीं चीजों को म्यूजिक और नृत्य के माध्यम से कहने का प्रयास किया जाता है। अब जब हम यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जब भरत मुनि से हम एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये भरत मुनि के अंदर जो भी वो म्यूजिक और डांस की बात करते हैं, वो जनरली क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांसेस की बात करते हैं। और जब भी साथियों हम क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस की बात करें, इसमें से जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो मुख्य रूप से डिवोशनल एस्पेक्ट को होते हैं, मतलब वो डिवोशनल इन नेचर होते हैं। अब आपके मन में रहेगा कि सर क्लासिकल डांस मतलब क्या। तो क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक के यही बाइफरकेशन हम अभी थोड़े ही समय में देखेंगे। बट उसके पहले साथियों, हमारा चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपको हमारे चैनल से जो फायदा मिल रहा है वो बाकी साथी मित्रों को भी मिले, और भारत का जो ये धरोहर है वो लोगों लोगों तक पहुंचे। तो यहाँ पर इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, जो हमारा सबसे पहला कैटेगरी है, दैट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर डांस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डांस के अंदर हम जो है ना, हम जनरली बात करेंगे क्लासिकल डांस की, क्योंकि डांस के अंदर अलग अलग मॉडर्न डांसेस भी होते हैं। बट मॉडर्न डांसेस के लिए अलग से अपने कभी जान लेंगे, बट आज जो है हम क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे। अब क्लासिकल डांस मतलब बहुत से लोग सोचते होंगे कि है क्या क्लासिकल डांस।
तो आपने देखा होगा कि आज के समय पे अलग अलग जो डांसेस जो हैं वो करी जाती हैं। अब डांसेस जैसे कि कथकली हो गया, मोहिनी आट्टम हो गया, कथक हो गया, सतरिया हो गया, छऊ हो गया, ठीक है, उस हिसाब से अलग अलग डांसेस होते हैं। तो ये जो डांसेस होते हैं जैसे कुचिपुड़ी हो गया, ये जो क्लासिकल डांसेस है ना, कहा जाता है कि एक एकेडमी है दैट इज संगीत नाटक एकेडमी। ये जो संगीत नाटक एकेडमी है वो भारत का एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जो कहता है कि भारत के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन उधर ही भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहता है कि भारत के अंदर टोटल 9 क्लासिकल डांसेस हैं। अब 8 तो सेम ही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बस एक और को ऐड करने की बात करता है, दैट इज गोइंग टू बी द छऊ। जो छऊ डांस एक मास्क्ड फॉर्म ऑफ डांस है, वो ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र के अंदर लोग करते हैं। तो ये क्लासिकल डांसेस होते हैं। और इन क्लासिकल डांसेस के बारे में भरतनाट्यम भरत मुनि के पुस्तक जो कि नाट्य शास्त्र है उसके अंदर लिखा जाता है। और इन्हीं में से जब हम बात करें तो अलग अलग डांसेस कौन से होते हैं, दैट इज भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम के अलावा कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी के अलावा मोहिनी आट्टम हो गया, मोहिनी आट्टम के अलावा सतरिया हो गया, सतरिया के अलावा कथक हो गया, कथक के अलावा ओडिसी हो गया। ठीक है, सो ऐसे करके 8 अलग अलग डांस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देन कथकली हो गया, कथकली, कथक जो है वो यूपी का है, कथकली जो है वो है केरला का है, एंड लास्ट जो है वो हो जाता है मणिपुरी। तो ऐसे करके 8 डांस जो है वो संगीत नाटक एकेडमी बोलता है, लेकिन 9वां जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से वो होता है छऊ। अब इन डांस फॉर्म्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, और ये जो डांस फॉर्म्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द क्लासिकल डांस फॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। और कहा जाता है कि ये जो सारे डांस फॉर्म्स है ना, इनका ओरिजिनेशन बहुत ज्यादा एंशिएंट है, और इनका जो मुख्य थीम है ना वो डिवोशनल है। ये भगवान के पर्सपेक्टिव में ये डांस करते हैं। बहुत सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जो आपने सुना होगा एक ट्रेडिशन के बारे में जिसको कहा जाता है द देवदासी ट्रेडिशन। ये देवदासी ट्रेडिशन के तहत ये डांसेस किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भरतनाट्यम हो गया, ये देवदासी ट्रेडिशन के तहत इसको यहाँ पे किया गया था। ठीक है, मतलब इसको दासी अट्टम डांस भी बोला जाता है, क्योंकि देवदासी इस पर्टिकुलर डांस से जुड़े हुए होते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी वन अनदर एस्पेक्ट यहाँ पे। इसके अलावा मतलब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसके बारे में बात करी जाती है। बट इसके अलावा जो अगला फॉर्म ऑफ डांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है फोक डांस। अब फोक डांस जो है ना साथियों, ये रीजनल डांसेस होते हैं, रीजनल डांसेस। दैट इज अगर मान लो अगर आप गुजरात के हो तो आपने देखा रहेगा दैट गुजरात के अंदर देयर इज गोइंग टू बी द गरबा। गरबा क्या है, वो एक रीजनल डांस है। और ये जो रीजनल डांसेस होते हैं इसके अलावा बिहू हो गया, ठीक है, जो वहां पर है, दैट इज असम एरिया के अंदर है। तो ये जो डांसेस हो जाते हैं, ये डांसेस को हम फोक डांस क्यों कहते हैं और इन डांसेस को हम क्लासिकल डांस क्यों कहते हैं? हम इसके लिए कहते हैं क्योंकि फोक डांस को जो है ना वो इट कैन बी इजीली लर्नड, और इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर मेरे को गरबा सीखना है तो मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, एक टेक्स्ट टाइप करूंगा और वहां से गरबा के 2-3 स्टेप सीख लूंगा, और मैं तो भी जाके वो प्लेटफॉर्म के ऊपर डांस कर सकता हूँ गरबा बोल के। मेरे को पूरा डांस सीखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ये जो डांसेस होते हैं ये इवॉल्विंग होते हैं। जो भी लोकल कल्चर्स एंड कस्टम्स होते हैं उन सारे कल्चर्स एंड कस्टम्स से ये लोग बहुत सारी चीजें अडॉप्ट करते हैं, और फिर ये लोग उसके ऊपर एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस करते रहते हैं। तो इसीलिए हम इसे फोक डांस कहते हैं, विच कैन बी डन बाय एनीबॉडी। बट क्लासिकल डांसेस जो हैं वो हर एक लोग नहीं कर सकता, उसके लिए आपको प्रॉपर गुरु चाहिए।
क्योंकि क्लासिकल डांसेस जो हैं ये बस आपका मूवमेंट ऑफ द बॉडी की बात नहीं है। क्या होता है कि इसके अंदर जो है एनर्जी पास होता है फ्रॉम दी गुरु टू द शिष्य, और जब गुरु टू द शिष्य एनर्जी पास होता है और अगर ये एनर्जी कोई गलत तरीके से चले गया तो ये गलत तरीके से भी इंसान के शरीर पर इम्पैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से इंसान जो है एक डीप स्टेट ऑफ शॉक में चले जाता है। इसीलिए इंसान को गुरु की आवश्यकता होती है जब वो क्लासिकल डांसेस करता है। और ऊपर से क्लासिकल डांसेस के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। आप कोई स्टेप को मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने मिस किया मतलब आप डांसर नहीं, और अगर आपने मिस किया मतलब आप वो ट्रू फॉर्म ऑफ डांस को नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस डांस का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए। अगर आप क्लासिकल डांसेस कर रहे हो तो आपका उद्देश्य यही होगा कि आप जो है डांस इस तरीके से करो कि आप भगवान को प्रसन्न कर दो, क्योंकि ये डांसेस डिवोशनल ही होते हैं। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि गॉड विल ब्लेस यू, एंड आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मोक्ष मिल सकता है, आपको लिबरेशन मिल सकता है। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। अब इसके अलावा जब हम, ये तो परफॉर्मिंग आर्ट इन द डांस हो गया। जब परफॉर्मिंग आर्ट इन द डांस के बाद जब हम बात करते हैं तो अगला जो हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी म्यूजिक। जब हम म्यूजिक की भी बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, एक होता है फोक म्यूजिक और दूसरा होता है क्लासिकल म्यूजिक। अब जो है हमें क्या पता है कि भाई फोक म्यूजिक जो है ना वो रीजनल होते हैं, और रीजनल होते हैं मतलब रीजनल लेवल पे जो भी कल्चर्स वगैरह हैं, जो रीजनल लेवल पे कल्चर्स हैं, वो कल्चर्स कहीं ना कहीं उनके थीम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस हिसाब से नए नए रीजनल जो म्यूजिक है ना वो डेवलप होके आते हैं। और अगर एक रीजन में एक म्यूजिक प्रिवेल कर रहा है तो वो दूसरे रीजन में भी प्रिवेल करे ऐसा नहीं है, और अगर प्रिवेल करेगा तो वही फॉर्म में प्रिवेल करेगा वैसा भी नहीं है। तो वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में जैसे मैं बात करूं वेरिएशंस जनरली नहीं होते हैं, जैसे क्लासिकल डांसेस में नहीं होते। मैंने आपको क्या बोला, क्लासिकल डांसेस में आप वेरिएशंस नहीं कर सकते हो, लेकिन वही चीज क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ी बदल ली जाती है। क्योंकि जब मैं बात करूं क्लासिकल म्यूजिक की तो एंशिएंट टाइम पीरियड से क्लासिकल म्यूजिक भी वही पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते आया है कि कोई बदलाव नहीं किए जा सकते म्यूजिक के अंदर। लेकिन क्या होता है ना, जब कई 100 सालों तक यही तरीका अपनाया जाता है तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ 9th एंड 10th सेंचुरी एडी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए होता है कि यार कुछ नया करें ना, कुछ इनोवेटिव लेके आए ना म्यूजिक के अंदर। तो उन लोगों के मन में इनोवेटिव लाने का ख्याल था, और उसी टाइम पे इस्लामिक डायनेस्टीज भारत के अंदर आई। और जैसे ही इस्लामिक डायनेस्टीज भारत के अंदर आई, क्या हो गया कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, ये क्लासिकल म्यूजिक फिर डिवाइड हो गया इनटू टू। वन इज गोइंग टू बी द हिंदुस्तानी क्लासिकल स्टाइल ऑफ म्यूजिक, एंड दूसरा हो जाएगा द कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूजिक। और ये जो हिंदुस्तानी है ये रह गया नॉर्थ इंडिया में, और जो कार्नेटिक है वो रह गया, वो चले गया साउथ इंडिया में। अब साउथ इंडिया में ये क्यों चले गए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये इनोवेट नहीं करना चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू इनोवेट। लेकिन जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाले थे दे वांटेड टू इनोवेट। और क्योंकि इनको इनोवेट करना था तो इन्होंने अलग अलग जगहों से, अलग अलग म्यूजिकल ट्रेडिशन से, अलग अलग कल्चर से बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट किया। लेकिन यहाँ पर कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक ने ऐसे बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया। इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक के अंदर कोई अलग अलग स्टाइल्स नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आप देखोगे कि अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे कि आपने सुना रहेगा ध्रुपद, ध्रुपद के अलावा आपने सुना रहेगा थुमरी, थुमरी के अलावा आपने सुना रहेगा ख्याल, ख्याल के अलावा आपने सुना रहेगा कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली के अलावा आपने सुना रहेगा गजल। तो ये सब क्या है, ये सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है। क्योंकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वेरिएशंस को प्रमोट करता है, वो न्यूनेस को प्रमोट करता है,
तो क्योंकि वो न्यूनेस को प्रमोट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नया तरीका, नए नए स्टाइल्स यहाँ पे डेवलप होके आएंगे, लेकिन यहाँ पर वो स्टाइल्स डेवलप होके नहीं आएंगे। ठीक है, सो ये क्लासिकल म्यूजिक है। और जब इन्हीं क्लासिकल म्यूजिक की मैं बात करता हूँ तो इनके अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं। वो बेसिक चीजें क्या होती हैं? एक होता है स्वर, दूसरा होता है राग, और तीसरा होता है ताल। आप में से बहुत से लोग ऐसे रहेंगे ना जो बोलते रहेंगे कि अरे स्वर में गाओ, स्वर तुम्हारा सही नहीं है, बट वो स्वर है क्या? तो जब हम स्वर की बात करते हैं ना साथियों, तो स्वर मतलब भारत का जो स्वर का सिस्टम है, इट इज सप्तक। और कहा जाता है कि ये जो स्वर का जो सिस्टम है ना, वो लॉर्ड शिवा के द्वारा ओरिजिनेट करवाया गया था। क्योंकि स्वर मतलब क्या? स्वर मतलब जब भी आप देखो, दैट इज सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। तो ये 7 स्वर हैं। तो जो भी गाना होता है ना, वो गाना को जब गाया जाता है तो उनको इन्हीं 7 स्वरों के अंदर गाया जाता है। लेकिन इसके बाद जब हम रागा की बात करें तो आपने सुना रहेगा कि एक होता है मलकौस राग, दूसरा होता है दीपक राग। आपने तानसेन और दीपक राग की कहानी सुनी रहेगी कि तानसेन ने इस हिसाब से गाया, दीपक राग में गाया, कि जो पूरे मुगल कोर्ट के अंदर जो दिए लगाए गए थे, वो दिए इस तरीके से जले कि उनका जो फ्लेम है बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो दीपक राग में गाया गया। तो ऐसे कहानियां आपने सुनी होगी। तो राग है क्या? तो राग जो है ना साथियों, राग इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्वराज। कहा जाता है कि अगर आपको एक राग बनाना है तो एक राग बनाने के लिए आपको मिनिमम 5 अलग अलग स्वर को मिक्स करना पड़ेगा। अलग अलग स्वर, सेम नहीं, अलग अलग। मिनिमम 5 अलग अलग स्वरों को मिक्स करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 7, क्योंकि 7 ही स्वर हैं। तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा लीजिए, 5 अलग अलग स्वरों को मिक्स करने का और 7 अलग अलग स्वरों को मिक्स करने का। तो ऐसे करके 5 स्वरों का मिक्सचर से राग बनता है, 6 स्वरों के मिक्सचर से राग बनता है, और 7 स्वरों के मिक्सचर से राग बनता है। और तीसरा होता है ताल। ताल मतलब आप देखते रहोगे एक रिदम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है? ये रिदम है। तो जब ये तीनों भी चीजें म्यूजिक के अंदर आती है, और यहाँ पर जब हम क्लासिकल म्यूजिक, जब ये तीनों चीजें म्यूजिक के अंदर आती है, तब उस म्यूजिक को हम संपूर्ण कहते हैं, फुल। और क्लासिकल म्यूजिक के अंदर ये जो 3 चीजें हैं ना, वो हमेशा होती ही होती है। और ये जो क्लासिकल म्यूजिक का एंशंट हिस्टोरिसिटी है, मतलब ये जो है इसका ओरिजिनेशन और इमर्जेंस जो है, हम कहीं ना कहीं सामवेद को देते हैं। सामवेदा, ये जो सामवेदा था, इट वाज द साइंस ऑफ म्यूजिक। और इसी का एक उपवेद है जिसको हम कहते हैं गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा। तो ये जो सामवेद एंड गंधर्व वेद है, ये कहीं ना कहीं वही एंशंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक, वही एंशंट टेक्स्ट हैं जो म्यूजिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, दिस इज द एस्पेक्ट। और इसी सेम चीज में जब हम यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्वर, राग और ताल बताया, वैसे ही अगर मैं आपको क्लासिकल डांसेस का भी जो बेसिस बताऊं, तो क्लासिकल डांसेस का भी बेसिस जो है ना साथियों, दैट इज गोइंग टू बी, एक होता है लस्य, दूसरा होता है तांडव। आपने जो है तांडव के बारे में कहानी सुनी रहेगी कि भगवान शिव जो हैं वो तांडव करते हैं। तो भगवान शिव का जो तांडव है, एक होता है रुद्र तांडव जो कि गुस्सा वाला तांडव होता है, और एक होता है आनंद तांडव जो कि खुशी वाला तांडव होता है। तो रुद्र तांडव, गुस्से वाला तांडव दुनिया का डिस्ट्रक्शन करता है, आनंद तांडव दुनिया का क्रिएशन करता है। तो ये तांडव के अंदर इतनी एनर्जी होती है, और जो भी ये तांडव डांस के अंदर डांस, जो भी ये तांडव फॉर्म के अंदर डांस करता है, उसके अंदर बहुत एग्रेशन भरा हुआ हो।
एंड जनरली ये जो तांडव होता है ना साथियों, ये एक मेल एस्पेक्ट है, वेयर एज उसी के कंपैरिजन में जब हम लस्य की बात करें तो लस्य जो है ना साथियों, ये एक फीमेल एस्पेक्ट है। और फीमेल कैसा, एकदम जेंटल मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। सो ये जेंटल मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये जेंटल मूवमेंट्स कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि वो लव और इरोटिकनेस को बढ़ाते हैं, वो बहुत फ्लूइड मूवमेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से वो फेमिनाइन एस्पेक्ट होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये जो लस्य एंड तांडव है ना, वो बेसिस होते हैं इन द क्लासिकल डांसेस एज वेल, क्योंकि अगर ये दोनों ना हो तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल डांसेस क्या होंगे, इतने ज्यादा फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो इस सेशन के साथ साथियों बस इतना ही। और परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर हम वही चीज जानने का प्रयास कर रहे थे कि भारत के अंदर जो क्लासिकल डांसेस है और क्लासिकल म्यूजिक है वो किस हिसाब से आगे बढ़ी और कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट हुए और क्या कैसे उसके अंदर कैटेगराइजेशंस है। तो इस सेशन के लिए साथियों बस इतना ही, और ऐसे चीजें जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद। Veranda ES, where your dream becomes reality.